बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में कुछ मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे। केसेस कोरोना के जिस तरह गुज़श्ता रोज़ कई संवाद हुई हैं, तो शहर में हम देख रहे हैं निज़ाम ज़िंदगी तो मामूल के मुताबिक बहाल होना शुरू हो गई। बाजार भी खुल गए हैं, 8 बजे तक की टाइमिंग मुकर्रर की गई है और हफ्ते के दिन जो रिलीफ दिया गया था वो भी अब वापस लिया गया, यानी मार्केटें जो हैं वो हफ्ते के दिन भी खुली रहेंगी। इसके साथ साथ अब ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया को अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लेकर आनी है। अगर मार्केटें खुल गई हैं तो लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि कम अज़ कम वो SOPs पर अमल करें जिसके पहले दिन से बात की जा रही है। इसके लिए चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केसेस उसी तरह से हम देख रहे हैं सामने आ रहे हैं। अब कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत को अदा करनी है और कुछ इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है। डे फर्स्ट से यही चीज़ें आपके साथ रिपीट कर रहे हैं कि मिलजुल कर ताउन करके ही आप हालात को काबू में कर सकते हैं। ऑल्दो जो हम हमसाया मुल्क के हालात देख रहे हैं उससे तो यकीन माने खौफ आ रहा है कि किस तरह से कोरोना की सूरत हाल वहाँ पर बिगड़ चुकी है। तो एहतियात के अलावा इसका कोई हल नहीं है, प्लीज़ एहतियात कीजिए। सेकेंडली, वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं। कल जो हमने स्पेशल शो किया था उसका मकसद भी यही था कि आप लोगों के जहन में जो परेशानी है, जो कशमकश है, कम अज़ कम उसको दूर किया जा सके। तो कल डॉक्टर शौकत ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ये चीज़ों तमाम तर इसकी जो फ़वाइद हैं उससे आपको गाइड भी किया। कौन कौन से लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते ये भी उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया था, यानी सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी थी, आपकी परेशानी दूर हो चुकी थी। तो अब वैक्सीनेशन की तरफ भी आप लोगों ने जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाना है। आज के शो में कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे शहर की सूरत हाल भी और इसके साथ साथ अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आगाज़ कर लेते हैं पहले सेगमेंट से, जानते हैं बाहर मौसम कैसा है। तो टेम्परेचर आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। हम बढ़ते हैं इंटरेक्टिव की तरफ और इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है आगाज़ कर लेते हैं सुबह 10 बजे के मौसम से। आपके सामने है जी, इस वक्त बाहर जो है टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और वेदर है सनी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। 3 बजे का मौसम देख लेते हैं जी, 3 बजे मौसम 34 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 6 बजे का मौसम 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं जी, 9 बजे मौसम कैसा होगा, वेदर होगा क्लियर, टेम्परेचर आपके सामने है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये तो आपको बता दिया, आगे चल के हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट भी करेंगे बाहर मौसम की सूरत हाल से। अभी बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर है जी, डॉक्टर्स और अमले से असासों की तफसीलात तलब, मॉनिटरिंग के लिए अलग से DG इंस्पेक्शन ऑफिस बनेगा। जहांगीर तरीन ग्रुप का बाकायदा ऐलान कर दिया गया, राजा रियाज कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। शहर लाहौर गैस चोरी में दूसरे नंबर पर आ गया, लाइन लॉसेस 13% से तजावुज कर। और मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए रिलीफ, सिर्फ अंग्रेजी, रियाजी और साइंस का इम्तिहान लेने पर गौर। जी तो नाज़रीन, इस तरह के फैसले होंगे तो शफकत महमूद साहब कैसे ना स्टूडेंट के फेवरेट हों। जो हालात हमने देखे, मीम्स जिस तरह की बनाई गई थी, एक बार फिर से आपको हर जगह, ट्विटर पे तो ट्रेंड चल ही रहा है ये, आपको हर जगह यही नज़र आएगा कि बच्चे फिर से थैंक यू बोल रहे हैं, बच्चे फिर से जो है फेवरेट करार दे रहे हैं शफकत महमूद साहब को। अपनी खबरों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। इससे पहले कि आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़े, अपडेट आई है मौजूदा कोरोना की सूरत हाल पर। कोरोना की तीसरी लहर के जानलेवा वार जारी हैं और 24 घंटों के दौरान 28 कीमती जिंदगियां कोरोना निगल चुका है। और इसके साथ साथ 24 घंटों के दौरान 511 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है। अस्पतालों में मजमूई तौर पर 738 मरीज दाखिल हैं, 471 कोरोना के कन्फर्म और 268 मुश्तबा मरीज ज़ेरे इलाज है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 199 मरीजों की हालत तशवीशनाक है और ये मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज है।
जी तो नाज़रीन, अपडेट आप तक पहुंचा दी। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा दुर्रे नायाब, मैंने जैसा कि इंट्रो में भी कहा कि एक दफ़ा से फिर आपको लग रहा है निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गई है, शहर में मार्केटें खुल गई हैं, जो हफ्ते के दिन की छुट्टी थी, मार्केटें बंद थी, उसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। आपके सामने मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस की है, अपडेट भी पहुँचाई है, इसमें कोई आपको तब्दीली नज़र नहीं आ रही, जबकि हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। आपको लगता है ये डिसीजन ठीक है? मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन का शिकार है सरकार। आपको याद होगा पहले दिन से ही कंफ्यूज थे, और इनको जब लॉकडाउन करना था तब लॉकडाउन नहीं किया। तीसरी लहर की बात करूँ मैं, पुरानी पहली दूसरी को छोड़ दिया। जब तीसरी लहर स्टार्ट हुई तो हुकूमत पंजाब ने, लाहौर की इंतज़ामिया ने, बिलखसूस कमिश्नर लाहौर ऑफिस की जानिब से बारहा कहा गया कि अब रमज़ान से कबल आप इसको लॉकडाउन कर दें, और रमज़ान के करीब और ईद से पहले कुछ ईज़ कर देंगे ताकि लोग शॉपिंग कर सकें, अपने कारोबार चला सकें। बिल्कुल। उसके अलावा आप रोज़मर्रा की जो कमोडिटीज़ हैं, एसेसरीज़ हैं, उसको बदले आप बाज़ार खोल के रखें। इन्होंने तजवीज़ वो नहीं मानी, हालांकि वो बड़ी संजीदा तजवीज़ थी और बड़ी अच्छी तजवीज़ थी। उसके बाद आपने डेथ टोल देखा कि 56 भी क्रॉस किया, 58 भी क्रॉस किया, और अल्लाह माफ़ करे कि बहुत ऊपर जा रहा था। फिर इनको एमरजेंसी डिसीजन लेने पड़े। इन्होंने हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, और दीगर दिनों में भी 6 बजे तक कर्टेल कर दिया। वो चीज़ें आनी पड़ी ना, तो उस वक्त भी कंफ्यूजन का शिकार थे। आपको आपने सारा कुछ खोल दिया है, आपको 10 दिन बाद दोबारा ये बंद करना पड़ेगा। आज जब लोग इसका आदी हो रहे थे कि शाम 6 बजे से पहले अपने बाजार की, अपनी खरीदारी की एक्टिविटीज क्लोज कर रहे थे, तो आपने इसको ईज कर दिया। हालांकि अब तो आदत बन चुकी थी लोगों की, और लोग इस चीज़ को समझना शुरू हो गए थे कि हमने शायद शाम 6 बजे तक की शॉपिंग करनी है, बाजारों में जाना है, दूध दही अंडे सब्जियां फल लेकर, या जो खरीदारी करनी है दुकानों से, मार्ट जाना है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, वो हम 6 बजे से पहले करके इसको ख़त्म करें। बिल्कुल। और शाम 6 बजे के बाद इशा तक अपने घर जाके खाना खा के सो जाए आराम से। ज़िंदगी एक स्मूथ वे में आ गई थी। आपने एक और कंफ्यूजन फैला के बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे कोरोना कभी था ही नहीं। आपने तमाम ईज ऐसे कर दी जिस तरह कोरोना ने कभी आपको तीसरी लहर में हिट ही नहीं किया। फिर आपने इस तरह से लोगों को जेस्चर दिया कि अब सब नॉर्मल है। देखिए, लोगों को तो, शहरियों को तो जब तक आप खुद सेंसिटाइज करेंगे, आप उनको अपने ऊपर एक चीज़ तारी करके दिखाएंगे कि भी कोरोना आ गया है, हमने मास्क पहना है, हमने वैक्सीन लगवा रहे हैं, हम बाजारों में कम जा रहे हैं। अगर सरकार ऐसे एक्ट करेगी तो शहरी भी एक्ट करे, अगर सरकार ऐसे एक्ट नहीं करेगी तो शहरी ऐसे एक्ट नहीं करेंगे। अब आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे हर चीज नॉर्मलाइज हो गई है, यूरोप और अमेरिका की तरह हम नॉर्मल। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात दुर्रे नायाब हमने देखे कि बार बार सामने आए, और ईद ऐसा मौका होता है कि सब लोगों ने अपना बिजनेस जो है वो करना होता है, लेकिन ताजिरों का क्या कसूर था जिन्होंने सफ़र किया? देखिए, 2 घंटे से, मैं समझता हूँ कि 2 घंटे से ये कोई बहुत बड़ा आसान और अच्छा फैसला नहीं था। आप हफ्ता इतवार को भी इजाज़त दे देते शाम 6 बजे तक, बहुत अच्छा फैसला है। जिनके पास पूरा हफ्ता टाइम नहीं होता वो हफ्ता इतवार को जाके शॉपिंग कर लेते अपनी अपनी, आप बहुत अच्छी बात है। आप 2 घंटे आगे बढ़ा के, अब जब उनका टाइम गुजर चुका, ईद की लोग शॉपिंग कर चुके, ईद से पहले जो बिक्री होनी थी, जो चीज़ें बिकनी थी, वो सब कुछ हो चुका, तो अब आप उनको बहुत सारे लोग हैं दौरान ड्यूटी शॉपिंग नहीं कर सकते, मे भी पॉसिबल है आप कर सकते हो। नहीं, मैंने हफ्ता इतवार को इसलिए मेंशन किया है कि आपने हफ्ता इतवार को जो लॉकडाउन खत्म किया, बहुत अच्छा फैसला है। आपने हफ्ता इतवार का लॉकडाउन खत्म करके उसको नॉर्मल डेज में शुमार कर दिया, लेकिन शाम 6 बजे के बाद से 2 घंटे जो आपने लोगों को पिकनिक टाइम दिया है, क्योंकि मैं इसको पिकनिक टाइम करता हूँ, आप और हम शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो घर में लोग मौजूद हैं, जो हमारे छोटे, आपने बाकी शॉपिंग नहीं की इस टाइम के दौरान? हम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ड्यूटी के दौरान कोई रोजमर्रा की चीज़ लेनी पड़ जाए तो रास्ते में आपको कोई बेकरी आ जाएगी, कोई दुकान आ जाएगी, आप ले लेंगे। लेकिन जो घर में लोग बैठे हैं वो 6 बजे से पहले बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। या आपने हफ्तावार शॉपिंग करनी है तो हफ्ता या इतवार को, या जो भी आपका ऑफ डे बनता है, मोस्ट ऑफ टाइम जो प्राइवेट नौकरीज होती हैं उनके ऑफ टाइम रोटेट करते हैं, उनको डे हफ्ता की बजाय सोमवार मंगल बुध को भी छुट्टी हो सकती है, वो उसमें अपने काम निपटा देते हैं। तो एक 2 घंटे वाला डिसीजन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि आपको रात को थोड़ा सा लोगों को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। लोग शाम के बाद बस रात तक सड़कों पे होंगे। और दूसरी बात है कि आपने हफ्ता इतवार को खोल दिया तो आपने जॉब पर्सन्स के लिए आसानी की, वो चले अच्छी बात है कि अब वो हफ्ता और इतवार को जाके अपना काम कर सकते हैं। रही ताजरों की बात, तो ताजर कभी मुतमईन नहीं हो सकते। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं जो ताजिरों का मुतालिबा मंजूर हुआ है वो गलत मंजूर हुआ है? ताजर नहीं, गलत मंजूर नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त की जरूरत नहीं थी। इस वक्त जब आपने उनको आदत डाल दी थी, जब आपने उनको बाय एनफोर्स शाम 6 बजे तक आपने उनको कह दिया था कि जी अब 6 बजे तक जिंदगी चलेगी, तो ठीक है,
लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे, ताजिर भी एक्सेप्ट कर रहे थे, दुकानदार तो आखिरी घंटे तक अच्छा, इस अब उम्मीद पे अगर बैठा आप होता है। शहर लाहौर की ही हम बात कर लें तो कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हमारी ताजिर बिरादरी है जो कि एहतजाज कर रही थी, जिनके मुतालिबात थे यही कि दुकानों की टाइमिंग जो है वो चेंज की इस जाए। बार थर्ड वेव में ताजिरों ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, उस तरह से सड़कों पर आना, एहतजाज करना और एक लेकिन उनका ये मुतालिबा रहा है कि मार्केटें खुली देखिए जाएं। मुतालबा रहा है कमिश्नर लाहौर डिवीजन से बराह रास्त वो मिलते रहे हैं, मुलाकात। डेली मिलते रहे हैं, हर दूसरे दिन मिलते रहे हैं। कल भी मुलाकात, कल थिएटर एसोसिएशन ने मुलाकात की है, कल आपकी ब्रांड्स एसोसिएशन ने मुलाकात की है और उस हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम क्या कर सकते हैं, हमें बताया जाए। तो उन्होंने कहा जी कि आप जो लोग वैक्सीनेटेड हैं आप उनको और डिस्काउंट अनाउंस करें, सही, ताकि जिनके पास वैक्सीनेशन हो, जिनके पास सर्टिफिकेट हो, जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई हो, उनको ब्रांड्स पे 5-10% मजीद मिले ताकि वैक्सीनेशन प्रमोट हो। अच्छा आइडिया था। और थिएटर्स वालों ने कहा कि हम 50% ऑक्यूपेंसी से अपने थिएटर खोलना चाहते हैं, आप हमें भी इजाजत दें। तो निगोसिएशन तो फर्स्ट डे से लेके आज तक चल रही हैं, कल तक भी चलती रही हैं। ये तो ताजिरों की डिमांड तो आखिरी घंटे तक रहेगी। अच्छा, आपने ताजिरों की एक बार फिर से डिमांड की बात की, मैं दोबारा से क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगी कि ताजिरों का ये जो मुतालिबा मंजूर हुआ, 8 बजे तक दुकानें खुली हैं, हफ्ते के रोज भी दुकानें खुली हैं, आपको लगता है कि ये मुतालिबा गलत माना गया, ये वक्त नहीं था? मेरा ख्याल है ये 2 घंटे बढ़ाने का वक्त नहीं था, क्योंकि ताजिर एक ऐसी हमारे दोस्त हैं, दुकानदार ऐसे भाई हैं हमारे कि आखिरी घंटे तक ग्राहक का वेट करते हैं और अगर ताला लगाते लगाते भी कोई ग्राहक आ जाए तो वो ताला दोबारा अनलॉक अब करके एक ग्राहक को लोगों सौदा का दे देते हैं। तहफुजात भी रहे ना, जो 5-6 बजे तक लोग अपने दफातर में होते हैं, घर जाते जाते किसी को 7 वैसे बज जाते हैं, कैसे लोग शॉपिंग करेंगे? देखिए ग्रोसरी शॉप्स वाली जो आपने पहले जिम्मेदारी उठाई थी कि 6 बजे तक तो ग्रोसरी शॉप, और लॉकडाउन के दौरान भी आपकी रोजमर्रा की नहीं, कमोडिटीज पे कोई ग्रोसरी इजाजत शॉप तो नहीं वैसे भी खुली थी, मैं दूसरी मार्केटों की दुकानों की बात कर रही हूँ, जिन लोगों ने शॉपिंग करनी है, मार्केटों की बात हम कर रहे हैं। नहीं तो क्या आप समझती हैं कि आपने दफ्तर से जाके अब रात को बहुत सीधा, सारे काम होते हैं ऐसे, मुझे नहीं बहुत समझ सारे। आती कि आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप पूरा दिन दफ्तर नहीं, में अब खपे, बहुत सारे लोगों ने आप जिन्होंने पूरा दिन अपने काम फील्ड में निपटाने खपे। हैं, ऑफिस के बाद ही निपटाने हैं ना दुरे ने। आप देखिए ये एनर्जी वाला काम है और खवातीन के लिए तो बहुत एनर्जी वाला काम है। आप मतलब कि मैं तो शायद फौरी जाके दुकान के अंदर एक चीज सिलेक्ट कर लूं, आप नहीं कर सकते। बेशक आपने आपने 20 दुकानें फिरनी नहीं, है। लेट्स सपोज आपने अगर अपनी शॉपिंग करनी है, चले अगर खवातीन वाला काम नहीं है, आपने भाभी को शॉपिंग मैं तो करानी कह है, रहा हूँ कि 20 दुकानें फिरनी है, 40 चीजें देखनी है, तो फिर उसके जाके लिए ये सिलेक्शन टाइम इनफ होनी नहीं है। मेरा ख्याल है उसके लिए तो रात फिर 10 बजे तक टाइम होना चाहिए, 8 नहीं। बजे तक तो थोड़ा टाइम है। नहीं, फिर आप तो 8 बजे तक का टाइम जो है, बात आप यह है आपने नज़्म ज़ब्त अपनी जिंदगी में कैसे लाना है, या आपने तो नस्ल दो कैसे चीजें हैं, लेना या तो आप बेगम साहिबा को अपनी शॉपिंग नहीं कराते, या फिर आप नहीं, ऑफिस टाइमिंग में ही जो इधर उधर जाके आपने शॉपिंग कर नस्बुल लेते। ऐन और नज़्म ज़ब्त के साथ जिंदगी को कैसे चलाना है। अब हमें थोड़ी बहुत आदत हो रही थी शाम 6 बजे तक की, हम दुकानों को समझना शुरू हो गए थे। यानी आप हफ्ता बज़िद इतवार हैं जरूरत कि ये थी। मुतालिबा 8 बजे तक का। मैं इस बात पे मजीद दूं कि हफ्ता इतवार को आपने बिजनेस खोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए था। लोग और इजी हो जाएंगे, आप रातों ये तक बाजारों में जस्टिफाई कर फिरेंगे। दें कि जिन लोगों ने शॉपिंग करना है, जिन्होंने अपने दफातर जाना है, वो किस तरह से वो शॉपिंग हफ्ता करेंगे? इतवार को करें शॉपिंग। हफ्ता इतवार नहीं, सरकार ने हर हफ्ता इतवार किसी के खोल पास दी है। उतना टाइम नहीं ना है, हर किसी के पास। देखिए हफ्ता इतवार के दिन छुट्टी तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजिम है, और इतवार जो वाले दिन अभी दुकानें खुलने का फैसला नहीं हुआ, चलिए ये तो फैसला करना था ना हुकूमत को, फिर तब आपके जब पास एक दिन रह जाता है, और उस एक दिन में हर किसी के पास टाइम मैनेज करना बहुत अच्छा मुश्किल फिर होता है। 8 बजे तक नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 8 बजे तक तो हमारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। अब जिन लोगों को हफ्ते की छुट्टी नहीं है, उन्होंने हफ्ते को भी दफ्तर जाने, वो जो क्या लोग करें? फील्ड में, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ ना फील्ड में, या लोग फील्ड में होते हैं या काम कर रहे होते वो हैं, बाहर काम के दौरान अब आप शॉपिंग बताइए करने वो चले क्या जाएं। करेंगे? मैं कह रही हूँ वो काम के दौरान शॉपिंग तो करने काम के दौरान तो 6 बजे से पहले भी की जा सकती है। नहीं, वो किस तरह की जा सकती भाई है? देखिए आपने क्या करना है, आपने एक कपड़े लेने हैं ना, आपने जूते लेने हैं, आपने कितनी कुछ चीजें लेनी है मुझे सिर्फ बताइए। कपड़े जूते नहीं होते, 100 तो जिंदगी। आप उसके अलावा आप खड़े खड़े किसी भी जगह से आप ले सकते हैं। आप रोजमर्रा की जो कमोडिटीज हैं, जिसमें आपके चले अंडे हैं, ब्रेड्स हैं, आपकी खाने यानी पीने की ये चीजें आपने हैं, दौराने ड्यूटी बताया कि वो आप किसी चीजें वक्त कर भी आप सकते ले सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप दौराने ड्यूटी कर लेते शॉपिंग? 10 मिनट लगते हैं। आप दौराने ड्यूटी कर 10 लेते? मिनट लगते हैं 10 अगर मिनट सुपर बिल्कुल स्टोर नहीं में लगते जाना दौराने, हो आप आपने। जाने दें। मेरा तो ख्याल हमारे शहर की ट्रैफिक ही ऐसी नहीं कि आप 10 मिनट में कहीं पहुंच खवातीन के जाएं। 10 मिनट नहीं लगते। नहीं, खवातीन लेकिन क्या, मर्द हज़रात अगर भी नहीं कर सकते, हमने ट्रैफिक ही ऐसी नहीं है अगर शहर की। हमने टारगेटेड चीजें लेनी है तो 10 मिनट लगते हैं। हाँ, पसंद ना पसंद पे जाना जाए तो रात तक आप बैठे हैं, आपको रात आप तक मुझे चीज़ बताएं, पसंद नहीं आप आती। इजीली ड्यूटी टाइमिंग में शॉपिंग कर सकते हैं? 10 मिनट में शॉपिंग कर जो सकते हैं? शॉपिंग आप कह रही है ना वो नहीं हो सकती, उसके लिए छुट्टी वाला दिन रिक्वायर्ड है। वो मैं फिर दोबारा वापस अपनी बात पे आऊंगा कि आपने हफ्ता और इतवार को ईज लेकिन करके, हफ्ते को सब लोगों को छुट्टी, हम लोगों को हफ्ते को छुट्टी नहीं होती। हमें तो ऑड डेज में छुट्टी होती है। नहीं, मुझे अब तो working day नहीं में होती, भी मेरे छुट्टी तरह होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हफ्ते को छुट्टी नहीं होती। नहीं, वो कैसे हमें shopping तो करते साइड पे रखे ना, हमें तो बहुत कम छुट्टी होती है। तो कहने हैं? का यानी आप मान गए हैं कि हम जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए
प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली मैं सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आदत हमें अपनानी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं सरकार के अच्छे फैसलों को अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाके हमें इस कोरोना के खास तौर पे दिनों के अंदर हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि हमें चीज़ें जल्दी जल्दी अपनी कंप्लीट करनी है। अर्ली आवर्स में हमें अपने काम कंप्लीट करके शाम को रात को बिला वजह बाहर नहीं फिरना, बाज़ारों में नहीं फिरना, घूमना फिरना नहीं है। दूसरी वजह ये देखें, आपके होटल्स भी बंद हैं, आपके खाने पीने के तमाम पॉइंट्स बंद हैं। अब ये वो लोग हैं जिनकी सेल्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं, ताजिर बिरादरी की कम होकर रह गई हैं। आप देखें ना, आप एक दुकान एक स्टोर के अंदर अलाउ कर रहे हैं कि 8 बजे तक आप जाएं, उसकी ऑक्यूपेंसी करें, ठीक है, लेकिन आप एक छोटे खाने वाले को, ढाबे को, कॉफ़ी शॉप को, आप ईटिंग पॉइंट को, होटल को अलाउ नहीं कर रहे कि उसके अंदर 10 बंदे भी चले जाएं। तो यहाँ तो नाइंसाफ़ी है ना। आप इस चीज़ को देखें कि अब ताजरों की दूसरी तरफ पार्टी तरफ आ जाएं, हम होटल्स एसोसिएशन के साथ नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं, आप उनको भी 20-30% ऑक्यूपेंसी से इजाजत दे देते बेचारों को, आप उनको आउटडोर एक्टिविटी की इजाजत थोड़ी बहुत दे देते। ये भी तो आउटडोर एक्टिविटी है ना कि मैं जाऊं। आपकी हमदर्दी इन लोगों के साथ है, ताजिरों के साथ आपकी हमदर्दी नहीं है। आप कह रहे हैं कि 8 बजे तक का टाइम नहीं है। वो भी ताजिर हैं, होटल एसोसिएशन वाले बेचारे वो भी ताजिर हैं, वो भी मासूम लोग हैं, उनके भी छोटे छोटे कारोबार हैं, उनके एक कारोबार के साथ 10-10, 20-20 लोगों का रोजगार है, मुंसलिक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में, आपको बड़े बड़े मेगा स्टोर्स में इजाजत दे दें ऑक्यूपेंसी की, लोग जाएं वहाँ पे शॉपिंग करें, तो फिर ये छोटे छोटे कारोबार को भी थोड़ा बहुत ऑक्यूपेंसी देनी चाहिए, इनको भी गुंजाइश देनी चाहिए। ये तो बिल्कुल मर गए हैं, मतलब कि होटल एसोसिएशंस वालों की अगर बात की जाए ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और इनके पास शायद अब जो टेक अवे वाली सहूलत है वो भी बहुत चंद एक लोगों के पास है। टेक अवे भी लोग अब उस तरह से ज़्यादा नहीं ले रहे जो पहले पहले रुझान था, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। आज नहीं 20-25 दिन देखें, ईद के बाद जो रेशो तेजी से बढ़ रही थी, जो आगे चीजें आ रही हैं उसको देखें, उसके बाद आप मुनसिफाना फैसला करें जो सबके लिए हो। चलिए जी, ताजिरों का मुतालिबा माना गया है। दुर्रे नायाब कह रहे हैं कि 8 बजे की टाइमिंग जो है वो किसी तरह से मुनासिब नहीं है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि ताजिर इस फैसले से ऑब्वियसली खुश तो होंगे, लेकिन मार्केटों में सूरत हाल क्या है और दुर्रे नायाब का ये जो मौक़िफ़ है ये किस हद तक उनको ठीक नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। अच्छा शहजाद, ये जानना चाहेंगे, दुर्रे नायाब कह रहे हैं कि जो 8 बजे तक दुकानें खोली गई हैं, फैसला किसी सूरत जो है वो ठीक नहीं है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो केसेस आ रहे हैं, ताजिर इस फैसले को कैसे देखते हैं और कुछ बाजारों की ओवरऑल सिचुएशन भी बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, दुर्रे ने आपका स्टांस अपनी जगह, लेकिन इस बात को भी देखना होगा कि कोरोना के साथ साथ लोगों को भूख और अफलास से भी बचाना है। पाकिस्तान कोई तरक्की याफ्ता मैशियत नहीं है जिसको बंद रख के लाखों और करोड़ों अफराद को जो है वो रिस्क और रोजगार मुहैया किया जा सके। जितनी भी ताजा तंजीमें हैं उन्होंने हुकूमत के इस फैसले की तायद की और ये कहा कि लाहौर शहर समेत पूरे मुल्क के अंदर लाखों और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार डेली वेजेस मुलाजमीन हैं और उनका तमाम दारोमदार रोजाना की बुनियाद पर चलता है। अगर इसकी मार्केटों की टाइमिंग महदूद कर दी जाए तो इससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद के चूल्हे जो हैं वो बुझ जाते हैं। और दूसरा शहजाद ये बताइएगा, वो जो एकदम से 6 बजे की वजह से लोगों में कश्मकश था, लोग परेशान रहते थे कि मार्केटों का रुख कर ले, 6 बजे बंद हो जानी है, वो जो रश बहुत ज्यादा देखा जाता है उसमें कुछ कमी आई है? बिल्कुल, ये बात आपने ठीक की है। अगर मार्केटों के खुलने के औकात-ए-कार ज्यादा हों तो फिर रश जो है वो तकसीम हो जाता है, जिसमें जो सर्विसेज सेक्टर से अच्छा दुर्रे आप अब ये पॉइंट पे आप देखें कुछ बेहतर है सिचुएशन के, वो जो बहुत ज्यादा रश था वो कम हो जाता है। आप रात को 8 बजे कश्मकश देखें, आपको रात को 8 बजे भी बहुत सारे लोग जो हैं कश्मकश में नजर आएंगे, क्योंकि हम 11th आवर में काम करने वाली कौम है, हम नहीं पहले से प्री प्लान कर सकते। यानी आपने नहीं माना, हमें जबरदस्ती आते डाली गई है। 6 बजे की डिमांड हमने थोड़ी की थी, सरकार ने जबरदस्ती आपको कहा था कि भाई 6 बजे के बाद घर में बैठ जाएं, किसी तरीके से मेहरबानी करें। अच्छा, और मुझे याद है कमीशन ने कितनी मेहनत की थी कि 8 बजे का भी टाइम अगर रखा जाए तो हम एंड पे काम करने वाले लोग हैं, 8 बजे भी उतना ही रश होता है, क्या वाकई ऐसा है? मैं इनसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो सर्विसेज सेक्टर से वाबस्ता हैं, जिसमें आप भी मुलाजिम पेशा हैं, हम भी मुलाजिम पेशा हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं। मेरे भाई शायद ये भूल रहे हैं कि अगर हम सब जॉब से फ्री होंगे ही तो ही जाके
किसी किस्म की कोई शॉपिंग तो कर सकते शहजाद हैं। की अगर बात में हमें घर कॉन्ट्रोडक्शन से- आ गई। मैं जॉब से 7:30 बजे फ्री हूंगा तो मैंने 8 बजे रश करना है। अगर मैं 7 बजे तो फ्री आप होऊंगा मैंने छुट्टी आखिरी वाले घंटे दिन में रश शॉपिंग करना कर है। लेना, आपने बात फिर है कि लेटर और में जो आपके आखिरी एंडिंग आवर्स हैं उसमें आपका रश होना ही होना है, क्योंकि मैं ऑफिस से निकल ही नहीं सकता। मैं ऑफिस से निकल के जिस वक्त भी जाऊंगा, मैंने 7 से 8 के दरमियान, 6:30 के बाद 8 तक ये आपको रश टाइम मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि ना हो। मैं इसी तरफ आ रहा हूं, जो लोग दफ्तरों से जा रहे हैं, जो अच्छा, प्राइवेट अब नौकरियों अगर से हम जा रहे हैं, टाइमिंग उन्होंने भी देखने रश लग करना जाए है। दुरे नायाब शहजाद, आप भी एग्री करेंगे हर एक की मुख्तलिफ टाइमिंग है, फिर आपने इकोनॉमी का पहिया किस तरह से चलाना है, फिर तो बहुत सारे सवालात, फिर ताजिरों के तहफुजात भी अपनी जगह आ जाएंगे, फिर किस तरह नहीं मैशत तो फिर चलेगी? आप होटल इंडस्ट्री को क्यों भूल रहे हैं? आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री दुनिया जिस जो है तरह आप उसको कह रहे किस हैं ये तरह भूल पहिया रहे हैं? इकोनॉमी का उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। नहीं, जिस तरह आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप होटल इंडस्ट्री को क्यों भूल रहे हैं, जिसके एक उनको भी होटल के खुलना साथ चाहिए। जरूर, एक जरूर। 100 बंदा मुंसलिक है, जरूर। वेटर्स मुंसलिक हैं, टेक अवेज वाले मुंसलिक हैं, कारीगर मुंसलिक हैं, जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं खाने दुरे पीने का नायाब वो सिटी मुंसलिक 42 हैं। उनकी आवाज भी है, हम तो बार बार कह रहे हैं नहीं, कि खैर मुनसिफाना बात है ना। अगर आप सिर्फ ताजरों के 2 घंटे बढ़ाने पे हुकूमत को ये तो शाबाश हम देंगी, उनके हम आवाज है, आप अगर वो शाबाश मुतालिबा कर देंगी रहे तो हैं, फिर हम खुद कह बाकियों रहे की हैं। बात भी करें। फिर आपके बाकी स्टेक होल्डर्स भी इस चीज के मुंतजिर हैं कि उनके साथ भी इंसाफ का पहिया जो बिल्कुल है वो कर रहे हैं, चलाया हम जाए। तो साथ साथ ताजिरों के साथ साथ इनकी बात भी कर रहे हैं, इनकी हम आवाज भी हम हैं कि इनके कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, ये भी खुलनी चाहिए, इनको भी उतना ही रिलीफ मिलना चाहिए। तो बहुत जरूरी है, तो समझ से बाहर है आपकी बातें, मैं तो साथ साथ कह रही हूँ कि दोनों नहीं, चीजें होनी चाहिए। आप देखें ना जी, खाना जो है लोगों ने अगर निकलना है, लोग शॉपिंग करने निकल सकते हैं, वो जाके रश कर दें जहाँ मर्जी, ठीक है। मजे की बात। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। लोग जाएं, जाके रश करें, बाजारों में घुस जाएं, दुकानों के अंदर घूमे फिरें, होटल अपना डिपार्टमेंटल यानी स्टोर्स के आप रश ये करें, लेकिन वो खाने पीने के लिए नहीं रश कर सकते। हाँ, अगर उन्होंने एक शर्ट लेनी है, पैंट लेनी है, कोई खवातीन ने दुपट्टा लेना है, कोई सूट लेना है, कोई जूती लेनी है, उसके लिए रश कर दें आप। लेकिन आपने खाने पीने के लिए रश नहीं करना। क्यों नहीं रश करना? हम तो कह रहे हैं कि खुलना चाहिए, रश तो कहीं होना चाहिए। आपकी बेसिक नीड क्या है? SOPs के साथ सब चीजें होनी चाहिए। आपकी शहजाद, बेसिक नीड खाना पीना है, लाहौर के मैं कल्चर आपको खाना इस पीना है, कि बात को कपड़ा जूती समझना लगता है? होगा मुझे कि आपसे ये बता दें। हम तरक्की याफ्ता मैशत नहीं है, हमारे मुल्कों में वो Exactly. सिस्टम नहीं है। अगर हम कारोबार बंद करेंगे, मार्केटें बंद करेंगे, तो हमारी गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो लोगों को तो सपोर्ट कर मुनसिफाना सके। फैसला होना चाहिए ना शहजाद। देखिए मैं मेरी तो बात कहता हूँ कि सुनें, मुनसिफाना फैसला करें। आप मेरी बात पूरी पहले सुन लीजिएगा। हमारा मुल्क उस पोजीशन में नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो करोड़ों लोगों को जो है वो उनकी सपोर्ट कर सके माली तौर पे। आप देखें, होटल सेक्टर बंद हुआ, इसके अलावा जो टूरिज्म है वो बंद है, इसके अलावा साथ साथ जो हमारे शहर के अंदर तफरीही पार्क हैं, आप देखें 1 साल से वो बंद पड़े हैं। जितने भी जॉय लैंड है, इसके अलावा गुलशन इकबाल पार्क है, और बहुत से ऐसे पार्क हैं जो बंद पड़े हैं। देखिए 1 साल गुजर गया, एहसास प्रोग्राम के तहत इन लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला। मिला, अगर हम बिल्कुल। मार्केटों के भी औकात-ए-कार दुनिया अब महदूद कर देते हैं, तो उस सूरत में वो लोग जो सेकंड शिफ्ट में अपना रोजगार कमाते हैं, बिल्कुल। बहुत से करोड़ों लोग ऐसे हैं, तो उनके घरों का चूल्हा कौन जलाएगा? देखिए इस चीज को भी देखना होगा। अगर हम अपनी इकोनॉमी का सर्कल चलाते हैं तभी हमारे लिए बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, हमारी मैशत के लिए बेहतर है। ये ना हो कि हम कोरोना से बचाते बचाते लोगों को भूख और अफलास से मार अच्छा दें। शहजाद, आज मैं ऑफिस आया तो मैंने रास्ते में आते हुए बहुत सारे लोगों को देखा कि वो फिर मास्क तर्क करके बैठे हुए थे। बहुत सारी चौक चौराहों पे जो लोग खड़े थे, जमा थे, गाड़ियों में जा रहे थे, दोबारा से जो मास्क की वायलेशन की तरफ जा रहे हैं, अब वो ईज हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ईज दे रही है, वो ईज होना शुरू हो गए हैं। अब आप उनको मुझे इसी की एक परवाह मिनट, नहीं है। इसमें ताजिरों का क्या कसूर है? अब नहीं, अगर नहीं, मैं और आप देखिए- गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, हमने बाजारों में जा रहे हैं, हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, तो देखिए, फिर अभी हम बहुत से ताजिरों की बात इदारे कर रहे हैं ना ऐसे कि हमने बहुत से ताजिरों की इदारे आवाज हैं ना, बनना है। बहुत से इदारे ऐसे हैं जिसमें जिले इंतजामिया है, फौज है, पुलिस है और दीगर इदारे हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वो मुख्तलिफ मार्केटों में जा रहे हैं। अब आप मार्केटों के अंदर जाकर देखें, मैं रोजाना की बुनियाद पे जाता हूँ, तकरीबन 90% से लोग जाहिर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मास्क लगाए होते हैं। ऐसा नहीं है कि SOPs फॉलो नहीं हो रहे। अच्छा, हाँ, जहाँ पे आपने कहा SOPs SOPs फॉलो नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा पे नहीं है कि दुरे SOPs नायाब follow नहीं हो जो रहे। है वो आप- इंतजामिया का दुरे- रोल है। अब लोग अगर इंतजामिया SOPs की तो मेहनत पे पानी फेरने में तुली हुई है। जो मैं बात कर रहा हूँ कि तरले मिनते करके जिस तरह कमिश्नर मुझे साहब ये ने, बता दें, ये जो हालात आप बता रहे आप हैं, देखें मास्क ना, नहीं किसी ने आप कहना, मास्क इंतजामिया कैसे सोई हुई पहनाया? है। मास्क कैसे पहनाया? कमिश्नर साहब के साथ मिलकर ताजर जिस बरादरी दिन ने- कमिश्नर मैं लाहौर witness इस डिवीजन चीज का खुद हाल मास्क रोड पहन पे के भी, सड़कों पे शालम निकले। मार्केट शहजाद में भी कुछ और कह रहे बहुत हैं, सारी शहजाद मार्केटों में ताजर बरादरी ने कमिश्नर साहब को बुलाया है। हाल रोड पे भी हम कमिश्नर साहब के साथ गए।
इसके अलावा हमने कमिश्नर साहब के साथ शालम मार्केट भी गए, बहुत सी मार्केटों में गए, बड़े बड़े कैंप लगाए। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मेरे साथ चले 90% यानी दुरे नायाब ने मान लिया है कि इंतजामिया सोई है। आप इस पे इंतजामिया सो रही है। मैं आपको आ रहा हूँ कि लोगों को मास्क की आदत कब पड़ी? मास्क की आदत तब पड़ी जब इंतजामिया खुद निकली, जिसका शहजाद बता रहा है। यानी इंतजामिया निकली और अब इंतजामिया नहीं निकल रही, इंतजामिया सो रही है, तो इस वजह से अब कोई मास्क की पाबंदी देखिए ना, अब तो ये आप आहिस्ते से दिनों वाले में मेरी बात सच साबित होगी, आपको लोग वायलेशन करते नजर आएंगे। ठीक है, मैं चले बहुत ज्यादा देखिए वायलेशन करने वालों की बहुत आने वाले 1-2 दिनों में देखिएगा आप। तो वायलेशन करने वालों की तादाद अब बहुत कम रह गई है। अब अगर दुनिया मार्केटों में जाए ना तो आप वो 1.5 महीने की मेहनत है। हर दुकानदार ने मास्क पहना हुआ है, हर गाहक ने मास्क पहना हुआ है। लोग भी इस बात से अवेयर हो गए हैं कि हमें कोरोना से भी बचना है और मामलात जिंदगी को भी चलाना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ कोरोना को लेके बैठ जाएं, अपनी इकोनॉमी को शट डाउन कर दें, मार्केटें बंद कर दें, महदूद औकातें कर दें। इससे भूख और अफलास बढ़ेगा, बेरोजगारी बहुत बड़े मैसिव लेवल पे बढ़ेगी, जिससे को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के बस में नहीं होगा। इसलिए हमने कोरोना के साथ साथ मईशत का, जिंदगी का पहिया जो है वो रमा दमा रखना है, तभी हम अपने आगे असल बढ़ सकते टॉपिक की हैं। तरफ शहजाद आना चाहेंगे, जो कि हम बात कर रहे थे कि ताजिरों का दरीना मुतालिबा था मार्केटों की टाइमिंग बढ़ाई जाए। दुरे नायाब इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये अच्छा इकदाम उठाया गया है। ताजिर जो बार बार परेशान थे बेरोजगारी की वजह से, कारोबार बंद होने की वजह से, महदूद टाइमिंग की वजह से, उनका मुतालिबा का मसला नहीं है ना, ये सिर्फ ताजिरों का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क का मसला है, हमारी मैशत का मसला है, हमारे करोड़ों लोगों के रोजगार का मसला है। चलिए जी, ताजिरों के लिए ये खुश आइंद है, लेकिन दुरे नायाब अभी भी अपने पॉइंट पर बजिद है कि ये चीज सही नहीं है। ये जिस दिन आप शॉपिंग करने जाएंगे ना 8 बजे, तब मुझे बताइएगा, तब मैं आपसे पूछूंगी ये फैसला सही है या नहीं। बिल्कुल बाकी सेक्टर्स को भी इजाजत दी जाए, बाकी सेक्टर्स ये हम बाकियों के आप मेरा एक पॉइंट तो हाईलाइट कर रहे हैं, आप मेरा दूसरा पॉइंट नहीं, मैं दूसरी, मैंने तो कहा है कि सिटी 42 उनकी आवाज भी है। मैंने आपको इतने मुतअद्दिद कारोबारी बताए हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नहीं जी, हम उनकी आवाज भी हैं और उनका मुतालिबा भी बिल्कुल ठीक है कि जब सब चीजें बहाल हैं तो मुकम्मल तौर पर होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स को भी मुकम्मल तौर पर इजाजत होनी चाहिए। वहां पर भी एसओपीज को फॉलो करके जो है वो तमाम चीजें जो है बहाल करनी चाहिए। शहजाद, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। खबर है जी, शहर में पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का प्लान, मकामात की निशानदही हफ्ते में की जाएगी और कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है 1.25 करोड़ आबादी वाले शहर में चंद मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स नाकाफी हैं। बहुत अच्छा इकदाम है, फौरी तौर पर इस पर काम होना चाहिए, लेकिन गुज़श्ता गवर्नमेंट में भी हमने देखा मेयर साहब इस पर काम कर रहे थे और वो काम अधूरा ही रह गया। क्यों? जी बिल्कुल, देखें मेयर साहब ने बहुत काम किया, उससे पहले कमिश्नर लॉ डिवीजन अब्दुल्ला सुंबल थे, उन्होंने बहुत काम किया। मुझे अच्छी तरह याद है 3-4 मॉडल टॉयलेट्स बनाए गए, ख़ास तौर पे क्रीम ब्लॉक की मार्केट में, उस पार्क से मुंसलिक। उसके बाद अगर आप चले जाएँ लालपुल की तरफ और आमिर टाउन की तरफ, तो लाहौर केनाल पे हरबंसपुरा से पहले पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए, आज भी मौजूद हैं। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो किया, लेकिन उसको संभाला ना जा सका, उसको ऑपरेशन ना किया जा सका। वहाँ पे बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म बनाना था, लोगों को प्रोवाइड करनी थी चीज़ें, सोप, आपके टॉवल्स, हर तरह से उन्होंने फैसिलिटेट करना था। फिर जो मज़दूर अफराद थे उनके लिए व्हील चेयर्स भी रखनी थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट ना चल सका। अब 2 इसके पहलू हैं। एक तो शहर में ये 3 या 4 मॉडल टॉयलेट से काम नहीं चलेगा। लाहौर शहर की 1.25 करोड़ से ज़ायद की आबादी है और लाहौर शहर में जितने दूर दूर ट्रैवल लोगों को करना पड़ता है, ये वक्त की ज़रूरत है कि आपको कहीं पे कोई हाजत महसूस हो, आप रुक के फौरी तौर पे पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करें। और जो शहर की बड़ी मार्केटें हैं जहाँ पर दूर दराज शहरों से लोग आते हैं वो कर सके। आप क्या करते हैं जी, आप कोई अच्छा मॉल तलाश कर रहे होते हैं, कोई मल्टीनेशनल आउटलेट तलाश कर रहे होते हैं जिसके अंदर जाके वॉशरूम यूज़ कर सकें, कोई पेट्रोल पंप यूज़ करने की कोशिश करते हैं जी कि वहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। 7 मकामात पर क्या ये पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, जबकि ये कहा गया है कि 700 मकामात पर होने चाहिए, इतना बड़ा शहर है। देखें ना आप, अब कमिश्नर चूँकि डिप्टी कमिश्नर रह के गए हैं, उनको इस लाहौर शहर की जो तंजीमें नौ है, जो उनको बाकी जब नई डिविजनिंग हुई है, नया तरीके से लाहौर फैला है, उनको इस चीज़ का आइडिया है कि लाहौर शहर में 7 या 70 टॉयलेट से काम नहीं चलेगा। उनकी बात ठीक है, बात तो सैकड़ों की है। आपका एक एरिया ही, मिसाल के तौर पे चले मैं अगर बात करूं अंदरून शहर की, मैं बात करूं बादामी बाग साइड की, मैं बात करूं शादरा वाली साइड की, 100 टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स तो वहां पे रिक्वायर्ड हैं आपको।
मैं अगर बादामी बाग की सिर्फ बात करूं, 10 से 15 अच्छा, टॉयलेट्स कमिश्नर के साहब सेटअप ने इस वहां चीज पे का रिक्वायर्ड नोटिस ले है। लिया, ये अच्छा इकदाम उठाया गया, लेकिन मुझे सिर्फ ये दुरे आप क्लियर कर दीजिए कि सिर्फ 7 मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, अभी इस पर गौर किया गया? फिलहाल जो है वो 7 से 10 मकामात देखेंगे। 7 से 10 मकामात ऐड होने से जो पिछले आपके टॉयलेट्स बने हुए हैं वो भी इसमें ऐड ऑन होके आपके पास 25 से 30 ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे जिसके लाहौर के अंदर अच्छे टॉयलेट्स मिल जाएंगे। ठीक लेकिन है, आप हमारे उनको चलाना साथ जरूरी होता है। कमिश्नर साहब लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन उस्मान साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू, आई एम गुड। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शहर में पब्लिक टॉयलेट्स का होना बिलाशुबा नागुज़ीर है, इतना बड़ा शहर है और 7 मकामात सिर्फ कहा जा रहा है जहां पे पब्लिक टॉयलेट्स। आपको नहीं लगता, बिलाशुबा आपने इस पे नोटिस लिया है, इस पे काम का आगाज किया, बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन ये 7 मकामात कम नहीं है? नहीं, 7 मकामात नहीं है जी, मैंने तो कल इनको कहा ये 600-700 मकामात होने चाहिए। Exactly. बिकॉज इतना बड़ा शहर है, तो इससे हमने कभी सोचा नहीं कि साल का एक कॉरिडोर में आपको जल्लों से लेकर होकर तक चले जाएं, उसके बाद आप माल रोड देख लें, लोअर माल देख लें, फिर उस पर रोड के ऊपर चूंकि मेट्रो बन गई है, मेट्रो ने मतलब जहाँ मेट्रो के स्टेशन है वहाँ पे टॉयलेट्स हैं, लेकिन अगर आप रोड से बाहर आते हैं तो आपको कोई टॉयलेट नजर नहीं आता। अनारकली में कोई टॉयलेट नहीं है। अड्डे के टॉयलेट जो है वो अब ठीक हो रहे हैं। मतलब एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है। मेरा ख्याल है कि पहले कभी इस तरफ तवज्जो नहीं गई। मैंने अपनी टीम को ये टास्क किया है कि जो इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या, जितनी भी मार्केट्स हैं शहर की, उन मार्केट्स में बस स्टैंड्स के आसपास इस तरह की जगह न सिर्फ तलाश करें बल्कि उस पर कंसल्टेशन करके कंसेंसस भी हो। ऐसा ना हो कि हम आज कह दें कि हमने सो एंड सो जगह के ऊपर टॉयलेट तो बनाना है, लेकिन वहाँ पे जो मार्केट है वो कल को हमें रेजिस्ट करे कि जी नहीं, ये टॉयलेट हम यहाँ नहीं बनने देंगे फॉर एनी गुड रीजन। सो एक इसके ऊपर लार्ज स्केल कंसल्टेशन करने की जरूरत है, जगहों की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। उसके बाद फिर इस तरह का मॉडल लाने की जरूरत है कि ये सस्टेनेबल बन के ये निज़ाम चले भी सही। ठीक है कमिश्नर साहब, एक और चीज, इससे आप भी एग्री करेंगे, दुरे नायाब भी, हमारे यहाँ एक रिवायत है कि आपने काम कर दिया और उसके बाद लंबी तान के सब लोग सो जाते हैं। अभी जो पब्लिक टॉयलेट्स के हालात हैं, लोग उससे भी परेशान हैं। मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता कि उसको कैसे चलाया जाएगा। जी जी, देखिए तीन एंगल्स हैं। सबसे पहला एंगल तो ये है कि जो इस वक्त पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी कंडीशन क्या है, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और एग्जिस्टिंग जो भी उनकी कंडीशन है उसको कैसे ठीक करेंगे। दूसरा ये है कि जो इस वक्त नहीं चल रहे उनका क्या करना है, उनको कैसे चलाना है। और उसमें फिर अगेन दो कैटेगरीज आ जाएंगी। एक कैटेगरी वो है जो शायद इमीडिएटली चल सकती है थोड़ी बहुत रिपेयर के साथ, कुछ ऐसे हैं जो गिरे हुए हैं जिनको दोबारा बनाने की जरूरत है। और तीसरा फिर ये है कि हमने शहर में ये डिमांड जनरेट करनी है कि कहाँ कहाँ पे नए टॉयलेट्स बनाए जा सकते हैं। और फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी आपने भी की और तुमने यहाँ पे भी इशारा किया, टॉयलेट तो बन जाएगा और वो फिर बन के खड़ा होगा और उसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे या मेंटेन नहीं करेंगे या सही तरह से नहीं चलाएंगे तो ना कोई वहां जाएगा, ना उसमें दोबारा फिर इस्तेमाल होगा। तो इसका एक सस्टेनेबल मॉडल जो पूरी दुनिया में चलता है, जो कि जिसकी बेतहाशा मिसालें आपको पूरी दुनिया से मिल जाएंगी, शायद हमारे मुल्क से भी मिल जाएंगी, कि इस तरह के पीपीपी मॉडल हो सकते हैं जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं और वो कोई इतनी ज्यादा पैसे उस पर नहीं लगेंगे। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, ये छोटा सा काम है जिसको के वन टाइम जिस पे कॉस्ट आनी है और उसके बाद जारी बात है उसकी हल्की फुल्की सी मेंटेनेंस की कॉस्ट है, जो कि अगर मुनासिब फीस वहाँ से चार्ज की जाए जो कि लोग देने को तैयार भी होंगे तो उसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल आपने सही बात निशानदेही की कि एक वजह इन टॉयलेट्स के ना होने की ये भी है कि कोई ऐसा मजबूत कोई निज़ाम या सस्टेनेबल मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है जिसके तहत लोग इनको चलाएं या ये चलते रहें। ठीक है कमिश्नर साहब, ये कहिएगा आखिर में इस पर काम का आगाज कब से किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कब से बाकायदा तौर पर इस पर आगाज शुरू हो जाएगा? लेकिन नहीं, मैंने इसी वीक में इसकी अगली फॉलोअप मीटिंग करनी है। जो पहली मैंने कल मीटिंग की है उसके बाद मैंने इसी वीक में दूसरी मीटिंग करनी है। उस दरमियान में मैंने कुछ टास्किंग की है अपने लोगों को। इसी वीक में दूसरी मीटिंग करेंगे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए। आज भी मैं कुछ लोगों से मिल रहा हूँ जो हमें पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से सपोर्ट करने वाले हैं। बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर है जो इसमें आगे आ जाएगा। आप देखेंगे ये जो मार्केट्स हैं, जिन मार्केट्स में हम ये बनाने निकलेंगे वो मार्केट्स खुद आगे होके आएंगी। तो इसमें फंड्स की दर्द नहीं होनी है हमें। असल बात सिर्फ और सिर्फ इसमें जो कैच है वो वही है जो आपने और दुरे नायब ने कहा है कि इसका मॉडल क्या होगा, इसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है। बना के छोड़ देना है, गिरा देना है उसको बाद में, या इससे चलते रहना है। तो वो जो मॉडल है, असल बात वो है सारी की सारी
तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे अनकरीब आपको इसमें हम अच्छी खबर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। इस पर काम का आगाज़ होगा। कमिश्नर साहब ने इस पर रोशनी डाली। बिलाशुबा ये बहुत ज़रूरी है और इस पर फौरी तौर पर अमल होना चाहिए। और सेकेंडली जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी हालत इज़ार को बेहतर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेलकम बैक। और अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं। एनसीओसी का इजलास आज भी नहीं हो सका। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इजलास 23 मई से कबल किसी भी रोज बुलवाया जाएगा और तालीमी इदारे 23 मई के बाद खुलने हैं या नहीं खुलने ये फैसला किया जाएगा। मैट्रिक इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तारीखों बारे भी हतमी ऐलान किया जाएगा। तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान किया गया था। एनसीओसी का इजलास आज भी नहीं हो सका। इजलास 23 मई से कबल किसी भी रोज बुलवाया जाएगा और इस इजलास में फैसला ये किया जाएगा कि मैट्रिक इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तारीखों बारे ऐलान किया जाएगा। तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का प्लान भी जो था इस बारे में भी ऐलान किया गया था। एनसीओसी का इजलास आज भी नहीं हो सका। इजलास 23 मई से कबल किसी भी रोज बुलवाया जाएगा। तालीमी इदारे 23 मई के बाद खुलने हैं या नहीं ये फैसला किया जाएगा। जी, और मैट्रिक और इंटर तलबा के लिए रिलीफ और सिर्फ अंग्रेजी, रियाजी और साइंस का इम्तिहान लेने पर गौर। ट्विटर पर ये टॉप ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारे लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बाकी सब्जेक्ट्स को ये सब्जेक्ट्स ही नहीं समझते। हाँ, ठीक है ना, इनके लिए कोई मानी नहीं रखता। ये कहते हैं कि बस मैथ्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स हो जाए या आपके साइंस के अलावा। तो बाकी जो बेचारे आर्ट्स कर रहे हैं, जो आर्ट्स के साथ किसी मजबूरी या किसी वजह के साथ इम्तिहानात दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो आपके स्टूडेंट्स ही नहीं है और वो इस काबिल ही नहीं है कि उनका भी इम्तिहान लिया जाए। हालांकि ये सिस्टम में देखा गया है स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ये जबरदस्त फैसला है। वो तो किया, लेकिन आपके इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये तमाम तर जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें उर्दू की बात की जाए, इस्लामियात की बात की जाए, अरबिक की बात की जाए, आपकी पाक स्टडीज़ की बात की जाए, ये बहुत वीक होते हैं और यहाँ से उनके लिए नंबर गेन करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। आपके जितने भी ये अपर क्लास के, मिडिल क्लास के और हाई क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बाकायदा इन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की भी ट्यूशन रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ताकि वो इसको क्लियर कर सकें। उनकी इतनी उर्दू वीक होती है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका इम्तिहान ना लें और बाकियों का इम्तिहान ले लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। आपकी ज़िंदगी और आपका अगले आने वाली जो कामयाबी है वो उन्हीं पे डिपेंड कर रही है, तो आप उनका टेस्ट लें, बाकी सब फजूल। हम स्मार्ट सिलेबस की तरफ गए, उसके बाद हम इस पर आ रहे हैं कि आपने पेपर सिर्फ ये 3 या 4 लेने हैं। आप देखें, आप ग्राफ अगर तरक्की का देखें ना तालीम की तरफ, पहले हम यकसा सिलेबस की तरफ गए और हमने ऐसी पीक बनाई कि जैसे लॉ पाकिस्तान में एक लॉ बन जाएगा और यकसा निसाब जो है ना वो पीटीआई की गवर्नमेंट बनते ही हो जाएगा, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद आपने कहा कि चलें ये हो गया, फिर कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से कभी इम्तिहान हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, कभी ऑनलाइन इम्तिहान हो रहे हैं, कभी आपने वैसे ही प्रमोट कर दिया, कभी वैसे प्रमोट कर दिया, कभी हमने उठा के ऐसा फेंक दिया। लोगों ने तो उसका भी ट्रेंड बना दिया कि एक टाइम आएगा कि लोग ये पूछा करेंगे, अच्छा आप 2021 में तो नहीं पास आउट हुए, अगर पास आउट हुए तो आप बाहर बैठ जाए, बाकी सारे आ जाए। उनकी डिग्रियां ज्यादा स्पेशल उनकी डिग्रियां स्पेशल होंगी, उसको ट्रीट ही नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली लोग सोचते हैं, समझते हैं, इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि उनका मुस्तकबिल किस तरफ और किस तरह से जाना चाहिए। तमाम सब्जेक्ट्स जो वो पढ़ रहे हैं उनके लिए बराबर का हैसियत रखते हैं। उनको एक एक सब्जेक्ट से नंबर जो कम हो रहा होता है, उनकी ओवरऑल जो एवरेज है उस पर फर्क डाल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ये थोड़ी हो सकता है कि अगर आपने 50% एंड 60%, 80%, 90% पोजीशन होल्डर्स का जो आपने फैसला करना है, आपने नहीं 4 सब्जेक्ट अच्छा, इससे बेहतर स्मार्ट सिलेबस वाला फैसला था। कम से कम आप सारे पेपर्स ले लेते, सारे पेपर ले लेते, आप थोड़ा सा उसको महदूद कर रहे थे, आप उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेकर सारे सब्जेक्ट्स को बराबर किया। चलिए दुर्रे ने, हमारे पास टाइम कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। जिस अहम मामले पर रोशनी डालने वाले हैं वो है जी हमारे शहर का बहुत बड़ा मसला। बड़ा शहर है, बड़े मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला जो हम देखते हैं ट्रैफिक हादसात की सूरत में सामने आता है। जितनी भी इस बारे में आगाही दी जाए वो कम है, क्योंकि लोगों को इस बारे में गाइड करना, शऊर बेदार करना कि रोड सेफ्टी आखिर है क्या, वो किसके लिए ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हेलमेट के लिए लेकिन लोग इसके पाबंद नहीं होते। अगर हम सीट बेल्ट की बात कर लें, 12 पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, लेकिन वन व्हीलिंग के वाकयात ईद के दिनों में भी हमने देखा, रिपोर्ट हुए। तो कितना ज़रूरी है रोड सेफ्टी के बारे में आगाही देना
और इसका फायदा क्या हो सकता है। रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, इस पर हम बात करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, क्या मकसद है इसका? जी ये है कि अगर आप देखिए ये ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है, यानी एक आलमी हफ्ता रोड सेफ्टी मनाया जाता है। इसकी मकसद ये है क्योंकि मैक्सिमम अगर देखिए जो कि लोग ज़ख्मी हो रहे हैं या अमवात हो रही हैं जवान लोगों में जो कि कमाने वाले हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इसी की वजह से है। अगर डेली सिर्फ रेस्क्यू 112, 122 का देखिए तो हम लोग तकरीबन 900 ट्रैफिक हादसात हैं जो कि मैनेज करते हैं, और उसमें अगर आप इसकी शरह देखें और अब तक हमने 28 लाख ट्रैफिक हादसात मैनेज किए हैं, यानी कि हर 1.5 मिनट पे तकरीबन। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे ममालिक के साथ तो हमारे यहाँ पर रोड एक्सीडेंट की शरह जो है वो किस बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा शरह कि हर 1.5 मिनट पे एक ट्रैफिक हादसा हो रहा है, ये तो एक बहुत बड़ी एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। तो इसमें जहाँ पे आज कोरोना पेंडेमिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसी तरीके से हमें इसके ऊपर हमें जहाँ पे आज हमने एक मौसर निज़ाम बनाया है कि लोगों को बर वक्त एमरजेंसी सर्विसेज आज मिलती हैं, वहीं पे हमें ज़्यादा खुशी तब होगी जब कल सुबह ये पता चले कल कोई एमरजेंसी नहीं हुई। और यही लोग, क्योंकि ये लोग हैं कौन, ये ट्रैफिक जो हादसात में इन्वॉल्व होते हैं उनमें 83% लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल वाले हैं। वो बेचारा क्या कमाता है 25-30 हज़ार रुपए, और उसके बाद जब उसके साथ ट्रैफिक हादसा होता है उसकी पूरी फैमिली इम्पैक्ट होती है। मैंने देखा है लोगों ने अपनी टांगें कटवा ली हैं जस्ट बिकॉज के जाके वापस कमा सके, घर पे पीछे फिर कमाने वाला नहीं होता, उनकी फैमिली के साथ क्या गुजरती है। तो जहाँ पे आज इस बार आलमी हफ्ता ये जो रोड सेफ्टी मनाया जा रहा है, इसमें जो मेन फोकस है वो ये है कि एक चीज़ जिससे कि हम वाकई अपने हादसात को 50% कम कर सकते हैं। मैं वहाँ समझता हूँ कि मैं वहाँ पे फैमिलीज़ को भी अपील करूँगा, चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी हैं, चाहे वो किसी की बेटी हैं, कि अगर जो भी आपका, क्योंकि ज़्यादातर मेल हजरात बाहर जाते हैं और मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो वहाँ पे उनसे वादा लें कि जो भी मोटरसाइकिल पे बाहर जाए वो कल को अपनी स्पीड 30 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर ना लेके जाए। सही, ये स्पीड मैनेज करना। और हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड बन गया, लोगों में इतनी बेसब्री है कि आप इंतजार नहीं करते हैं, टाइम वहां पे जाके कुछ नहीं करना, बैठना है, लेकिन आप अफरा तफरी में वहां पे जाने की बजाय फिर अक्सर लोग अस्पताल भी पहुंच जाते हैं। आप अभी यही देखिए ईद पे ही। और डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ये भी तो ट्रेंड नहीं ना कि आप टाइम से थोड़ा सा पहले कहीं निकल जाएं, आपने टाइम पे निकलना है, अपने साथ साथ आपने दूसरों को भी एट रिस्क डालना है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपके, और मेजोरिटी लोगों के पास इतना टाइम का क्वेश्चन होता है, आप क्यों अब जल्दी निकले, अपनी 30 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड रखें और साइड लेन में चले। आप गाड़ियों के बीच में जा रहे हैं, स्पीड ज्यादा है, गाड़ी वाले का तो क्या होगा, आप उसके साथ बाद में लड़ते रहे, लेकिन आपकी तो टांग टूट गई, आप तो अस्पताल पहुंच गए, आपको तो इलाज में टाइम लगेगा ना। अच्छा, एक उसमें कौन सी अकलमंदी है? हमारे यहाँ ड्राइवर्स आप देखें सड़कों पर आ जाते हैं, कम उम्र ड्राइवर्स भी हैं। रोड सेफ्टी की तो हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता कि आपको किस लेन में जाना है, आपकी स्पीड क्या है, तो आपको किस तरफ ये बहुत जरूरी है। इसमें दुनिया में उन्होंने चेंज किया, वो कहते हैं एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये एक रोड ट्रैफिक क्रैश है, क्योंकि ये आपने वजह पता करनी है क्यों हुआ है, क्योंकि जो हादसा है वो हादसा नहीं होता बल्कि ये या ड्राइवर की गफलत से होता है, तो अगर उसको ड्राइविंग नहीं आती, ये अगर गाड़ी में आपकी खराबी है, आपकी मोटर बाइक है वो ठीक नहीं है, आपकी गाड़ी है वो ठीक नहीं है, सडनली उस पर ब्रेकें जैम हो जाती हैं या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, उसका टायर फट जाता है, तो जाहिर बात है उसे होगा, तो गाड़ी की खराबी है। तीसरी, सड़क में अगर कोई खराबी है, खड्डे आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, एक सड़क बनती है, गवर्नमेंट अरबों रुपया लगाती है, आप अगली बार उसके गटरों में फेंकते हैं कूड़ा और वहां से पानी खड़ा होता है या अपनी साइडें ऊंची कर देते हैं, तो सारा पानी उस सड़क पे खड़ा होता है, अगली बार वो सड़क टूट जाती है। अब उसमें जो बंदा जिसका हादसा होता है उस टूटी हुई सड़क की वजह से कौन जिम्मेदार है? आप खुद जिम्मेदार हैं। और उसके बाद दूसरी है, दूसरे जो सड़क को इस्तेमाल करते हैं, आप यही समझते हैं कि जी मैं बगैर देखे सड़क को क्रॉस कर लूँ और लोग ब्रेकें लगाएंगे, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नुकसान आपका भी है और बेचारे जिसका हादसा कराया उसका भी नुकसान है। तो आप देख के हिफाजत के साथ उसको क्रॉस करें। ये अब घोड़ा गाड़ी या दूसरी एनिमल कार्ट्स वगैरह ये नहीं किसी कानून में भी है, तो ये हमारी चीज़ें अब चेंज हो गया है, रोड सेंस हो गया है, इसकी वजह से अब लोगों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। तो इसलिए मेरी सबसे अपील होगी, जो माएँ हैं, जो बीवियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, कि प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, हम रोज़ाना 900 ट्रैफिक हादसात के लोगों को उठाते हैं, रोज़ाना 500 लोग अस्पतालों में जाके दाखिल होते हैं ट्रैफिक हादसात की वजह से। आप उनसे वादा लें कि वो 30 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर नहीं जाएंगे। तो अगर आपने ये ले लिया तो कल को खुदा ना खास्ता अगर वो गिरते भी हैं, स्लिप भी होते हैं, तो उनकी जान महफूज रहेगी। बिल्कुल, तो कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश नहीं आएगा। सबसे पहले ज़रूरी क्या चीज़ है कि आपने अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। इसके अलावा भी अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है
कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। ये वो रोड सेफ्टी के हवाले से ही कवानीन हैं, वही चीज़ें हैं जिस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन क्यों हम सिर्फ महदूद टाइमिंग तक इसकी कैंपेन चलाते हैं, प्रॉपर इस पर फाइन वगैरह इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? अल्टीमेटली लोगों की जिंदगी का सवाल है, लेकिन जिनकी ये जिम्मेदारी है उन्होंने इंप्लीमेंट कराना है, वो सिर्फ टाइम तक क्यों महदूद रहते हैं? इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, जिसका मकसद क्या है कि वो लोग जो कि रोड पर सफ़र कर रहे हैं उनके सफ़र को महफूज बनाया जाए, उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अब ये जब चीज़ें अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं तो आपका ताउन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस की गई, आपने अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, कम स्पीड रखनी है, टाइम मैनेज करके कहीं पर निकलना है ताकि आप वक्त पर पहुँच भी सकें और ज़्यादा स्पीड की वजह से आप अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी नुकसान ना पहुँचा सकें। डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी है कि हम हेलमेट की पाबंदी को यकीनी बनाएं। टाइम टू टाइम कैंपेन चलती है, उसके बाद अभी भी आप रोड पे चले जाएं, आपको हजारों ऐसे लोग नजर आएंगे जिन्होंने हेलमेट बाइक पे लटकाया है या फिर पहना ही नहीं है। क्यों ये चीजें पाबंदी की तरफ ये नहीं हमारी, अगर आप देखिए डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज का यही फ़र्क है कि वहाँ पे उन्होंने जिम्मेदार शहरी पैदा कर लिए हैं कि वो जब भी बाहर निकलेंगे वो हेलमेट पहन के जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे मुल्क जिस तरह जो अभी तरक्की कर रहे हैं या हमने तो मुश्किल से मास्क की पाबंदी की तरफ लोगों को, तो उसमें एक चीज़ जो बड़ा एक चैलेंज है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इंडिया के लिए भी है, अफ्रीका के लिए भी है और ऐसे ममालिक के लिए भी है जहाँ पे अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे यही है कि वो लोग उस तरह से फॉलो नहीं करते और वहाँ पे मोटरसाइकिल की अगर शरह भी देखें वो बहुत ज़्यादा है। यूरोप वगैरह में चूँकि ठंडे इलाके हैं तो वहाँ पे वैसे भी आपको मोटर बाइक कम मिलती है। तो हमारी इस वजह से ज़्यादातर जब देखिए 80% से ज़्यादा जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल में इन्वॉल्व हैं जो ज़ख्मी होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें जब उन्होंने सारी रिसर्च की तो इस बार जो ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का जो मेन फोकस है वो दो चीज़ों पे है कि हम स्पीड को कम करें और सड़क को। ख़ुसूसी तौर पे अगर हमारे मोटरसाइकिल वाले अपनी स्पीड कम कर लें और 30 किलोमीटर पे चलें, उसमें दो चीज़ें हैं। मोटर बाइक के डिज़ाइन को आइंदा से देख रहे हैं ताकि यही जो UN की अब गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्पीड ही इतनी बनाएं, ऐसी स्पीड बनाएं जिस तरह चाइना में बहुत हादसा थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक्स पे आ गए, उससे उन्होंने स्पीड भी कम कर ली और अपनी एनवायरनमेंट भी बेहतर कर ली, उनके एक्सीडेंट्स खत्म हो गए। तो इसलिए ये वाला जो आपने काम अगर करना है तो उसके लिए इफेक्टिवली यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहाँ पे हमें देखना है ताकि हम उसी स्पीड की बाइक्स बनाएं ताकि वहाँ पे आपको ये ना हो कि दिल चाहे कि जी मैं फटाफट तेज़ जाऊँ, गाड़ियों में से निकलने की कोशिश करूँ और सीधा अस्पताल पहुँच जाऊँ। सो ये वाला काम ना करें, बल्कि हम ऐसी बाइक्स प्लस उससे ऑटोमेटिकली आप बाई लेन में आ गए और हेलमेट भी फिर आपको जो चाहिए वो यूज़र फ्रेंडली हेलमेट चाहिए। वो इतना बड़ा हेलमेट नहीं चाहिए कि आपको साइड और इधर से पता ही नहीं चलेगा, बल्कि आप यूज़र फ्रेंडली हेलमेट जो अगर आपने प्रॉपर्ली स्ट्रैप किया हुआ तो उससे लोग महफूज रहेंगे। तो मेरी समझता हूँ जहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा फोकस कि सड़कों को हम बेहतर करें। अब सड़कें अगर गवर्नमेंट अरबों रुपया लगाती है सड़कें बनाने पे, आप उसी सड़क के ऊपर हैवी व्हीकल्स चलाते हैं, आप उसी सड़क के ऊपर अपने साइड पे थड़े ऊंचे कर लेते हैं या वहाँ पे जो ड्रेन्स हैं उनके अंदर कूड़ा फेंक के उनको ब्लॉक कर देते हैं और फिर अगली बार जब पानी खड़ा होता है वहाँ पे सड़कें टूट जाती हैं, तो शहरी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम सबको एक बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी भी बनना है और जब हम बाहर निकले तो हमें ख्याल रखना है कि देखो हम कल को लड़ लें, हम जो मर्जी कर लें, जब आप एक बार जख्मी हो गए, एक बार अस्पताल चले गए, आपका इलाज पे टाइम लगना है। और मैंने वो लोग देखे हैं जिन्होंने लिटरली अपनी टांगे, चूँकि मल्टीपल उनके फ्रैक्चर्स हो गए थे, उसको साल 2 साल लगने थे ठीक होने में, उसने जाके अपनी टांग कटवा ली ताकि जाके अपनी कमा सके लोगों के लिए। तो देखिए आप सोचते यही है कि मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन जब इंसान के साथ होता है फिर समझ आती है कि ये। तो इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा कि जो ये आलमी रोड सेफ्टी वीक बनाई जा रही है, इसका मकसद यही है कि शऊर और आगाही जो है बढ़ाई जाए। मैं सबसे चैनल वालों से भी, मीडिया से भी जो आज इतने एक्टिव है कि ये चलाए, उनको दिखाए, उन लोगों के भी इंटरव्यूज दिखाए जिन लोगों के साथ ये गुजरा है और वो यही सोचते होंगे मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा। जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं उन लोगों की दास्तान भी, उनकी फैमिलीज के साथ क्या गुजरा है, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ है और वो आज किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सब लोगों को महफूज रखे। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत अहम है। छोटे छोटे बच्चों को मोटर बाइक्स दे देना और फिर वन व्हीलिंग, ये तो जब भी हम देखते हैं शहर लाहौर में कोई इवेंट होता है, छुट्टियों पे लोग चले जाते हैं, सड़कें खाली होती हैं, अभी ईद पे भी हुआ होगा, कुछ बताइएगा ये वन व्हीलर जो है इनका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से? वन व्हीलिंग पे तो देखिए हमने एक बहुत अच्छा जो गवर्नमेंट ने काम किया वो उस वक्त कानून पास किया और उसके बाद जब इन्फोर्समेंट की इसके ऊपर और सही तरीके से इन्फोर्समेंट की तो उससे जो हमारे गैंग्स थे, उससे जो मोटर बाइक
बाइक वाले बन रहे थे वो बहुत कम हो गए। आज वो शरह जो एक टाइम पे थी कि पूरा नहर बंद हो जाया करती थी, आज वो चीज़ नहीं है। तो टाइम एंड अगेन इस पे इन्फोर्समेंट होती है तो उससे बहुत अच्छे तरीके से इस पे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो रोज़ाना ये तकरीबन अब देखिए 900 के करीब ट्रैफिक हादसा हर 1.5 मिनट पे एक ट्रैफिक हादसा हो रहा है, उसकी वजह से 500 लोग जाके अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं जो माजूरी के बायस बन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। अभी ईद के ऊपर भी अगर आप देखें तो तकरीबन 4,802 हादसा हुए। अच्छा, ये ईद के दिनों में है जब ट्रैफिक ना होने के बराबर मोटरसाइकिल पे लोग फिर भी अगर बाहर थे या कुछ और थे, विद इन द सिटी भी जो मूव करते रहे, क्योंकि वो लोग जो थे, क्योंकि इंटरसिटी तो बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट भी किया था, लोगों ने भी उसको किया, तो शहरों में तो नहीं बट विद इन द सिटी जब मोटरसाइकिलों पे या दूसरे लोग निकले और जब रोड खाली होती है फिर और ज़्यादा लोगों का दिल चाहता है कि हम बेहतियाती करें, ऐसे ही है। बल्कि वो और ज़्यादा एक और प्रॉब्लम बन जाती है। बिकॉज जब ट्रैफिक देखते हैं ज़्यादा है तो स्लो होते हैं, जब वो खाली सड़क देखते हैं कहते हैं ज़रा मैं मोटरसाइकिल तो चेक करूँ, और मोटरसाइकिल बेचारी उस काबिल नहीं होती, उसका टायर इतना ठीक नहीं होता, और वो फिर जब टायर अगर होता है तो वो साथ ही आपका हादसा होता है। तो 4,802 हादसा हुए और 41 डेथ्स हुई। ये ईद के दिनों के फिगर्स हैं जब हम देखते हैं शहर में बिल्कुल ट्रैफिक ना होने के बराबर। बराबर। 488 लोग जो थे, 4,888 लोग जो थे वो जख्मी हुए। सही, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईद के दिनों में डॉक्टर साहब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपकी व्हीकल का जब आप रोड पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड नहीं है जी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप ड्राइवर से रिलेटेड देखें तो उसमें लाइसेंसिंग का बाकायदा बाहर एक बड़ा निज़ाम है, और अक्सर लोग पहला बार लाइसेंस फेल हो जाता है, आपको टेस्ट में पहला टेस्ट फेल हो जाता है, और मेजॉरिटी लोग दूसरे या तीसरे टेस्ट में जाके जो उनको लाइसेंस मिलता है। तो वो एक जिम्मेदारी है कि आप सड़क के ऊपर हैं तो आपकी जान को भी खतरा है और दूसरों के लिए भी आप खतरा बन सकते हैं। तो लाइसेंस है पहला। फिर है दूसरा कि हम जो गाड़ी है उसको चेक करें, उसका बाकायदा फिटनेस का एक तरीकाकार होता है, हर साल फिटनेस होती है और इसी तरह से फिटनेस के लिए बाकायदा व्हीकल जाती है, और अगर रोड वर्दी है तो फिर सड़क पे आने की उसको इजाज़त होती है। और तीसरा जो हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिज़ाइनिंग है, उसको हम इम्प्रूव करते हैं और उसका रोड सेफ्टी ऑडिट होता है ताकि सड़कें महफूज हो। चौथा, हम स्कूलों में या दूसरी जगहों पर लोगों में आगाही देते हैं कि सड़क को इस्तेमाल किस तरह करना है, अगर मैंने क्रॉस करना है तो कहाँ से करना है और किस तरीके से करना है। हमें चीजें अपने कोर्स का हिस्सा बनानी है। जी, आप देखिए लोगों का ऊपर ब्रिज होगा, थोड़ी सी आपने, बल्कि आपकी एक्सरसाइज ही हो जाएगी, आप वो नहीं करेंगे, आप बीच में से चलती हुई तेज ट्रैफिक में से अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए चंद मिनट और चंद वो थोड़ी सी एक्सरसाइज बचाते हुए आप कोशिश अपनी जिंदगी खतरे में डाल देंगे। उसकी वजह से अपनी जिंदगी भी खतरे में, दूसरे की भी, और उसमें से जी फटाफट में इस ट्रैफिक में से निकल जाऊं। बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ हादसा हो गया तो आप कहाँ जाएंगे? फिर उधर नहीं जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। क्योंकि हमें सोच को बदलना है कि भाई ये मेरे साथ हादसा हो सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा डॉक्टर साहब। एक ट्रेंड बहुत आम है कि हम ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, फिर इदारे जिनका काम है, टीपा, सिटी ट्रैफिक पुलिस, एक दूसरे पर मलबा डालते हैं। हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझना शुरू कर दे, शहरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, ट्रैफिक पुलिस अपना काम स्मूथली करे, टीपा जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत सारे सिग्नल्स पे मसले आपको देखने को मिलते हैं, ये चीज़ें मेरे ख्याल से टाइमली होना भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आई थिंक वही हम जहाँ पे डिज़ाइनिंग को, दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करके बहुत बड़ा चेंज का प्रोसेस ला सकते हैं। हमने कई जगहों पे किया भी, क्योंकि पहले ट्रैफिक कंजेशन हमारा बहुत बड़ा मसला था कि जी वो लाइटें, पर हमने उनको इम्प्रूव किया, रोड डिज़ाइंस को, आज वहाँ पे ट्रैफिक कम से कम चल रही होती है स्मूथली। अब हमारा ये है कि हम उसकी सेफ्टी के ऊपर और ज़्यादा फोकस करके तो इनको वो करें। यही बेसिकली चैलेंजेस हैं, इसी वजह से आलमी जो ये रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है उसका मकसद यही है कि हम आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करें, इनकी इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस को बेहतर करें, ताकि जितने भी हादसात की बढ़ती हुई शरह है इसको कम किया जा सके। क्योंकि मैक्सिमम लोग, जवान लोग अगर किसी वजह से जख्मी हो रहे हैं, माजूर हो रहे हैं, उनकी अमवात हो रही हैं, तो वही ट्रैफिक। अच्छा, अब क्या कोई कैंप वगैरह लगा के लोगों को आगाही दी जा रही है? जी, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, मीडिया भी है, इसके साथ हम डेटा भी अपना शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों में भी अवेयरनेस आए, वो लोग भी जिम्मेदार शहरी बने, जो एजेंसीज इससे डील करती है उनमें भी ये एक अवेयरनेस का प्रोसेस आए, ताकि वो जहाँ पे चीज़ें बनाते हैं, ज़ाहिरी बात है उनकी एफर्ट ज़्यादातर 90% उस पर लगती है, तो उस पर 5 से 10% थोड़ा सा टाइम सेफ्टी को भी दे दें, ताकि जो भी वो चीज़ बनाए वो महफूज हो और उस पर लोग भी चलने वाले जो महफूज हो, और हम इन्फोर्समेंट को भी जो है वो बेहतर बना सकें, ताकि सिर्फ हम डंडे से ना आए बल्कि लोगों में खुद ये शऊर हो, ताकि वो कहे कि जी अगर मैंने बाहर निकलूंगा, मैं स्पीड ज़्यादा रखूंगा तो इस पर मेरा भी नुकसान है, सिर्फ अगर ज़बरदस्ती को करे तो वो ना हो। और बहुत सारे हादसा तो ऐसे होते हैं कि आपकी गलती होती है, नुकसान किसी दूसरे को उसका ज़्यादा भुगतना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मेरी जी सबसे अपील यही है, जो आलमी रोड सेफ्टी वीक की भी अपील है, कि जो रिसर्च है वो ये शो करती है कि हमारे चूँकि 80% हादसा मोटरसाइकिल से हैं, तो मेरा खसूसी तौर पे मोटरसाइकिल वालों के लिए है, उनके चाहे वो माएँ हों, चाहे उनकी बीवियाँ हों, चाहे बच्चे हों, कि
कि जब भी आपका कोई मोटरसाइकिल चलाता हुआ बाहर जाता है उससे ये वादा लें कि जब भी वो जाएंगे तो 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अपनी स्पीड कम रखेंगे, क्योंकि अगर इस रफ्तार से अगर खुदा ना खास्ता वो गिरे भी तो वो महफूज रहेंगे और आपके पास घर वापस आ सकेंगे। उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में मत डालें, उनको कन्विंस करें कि वो टाइम पे निकले, स्पीड आहिस्ता चलाएं। जब आहिस्ता चलाएंगे खुद ब खुद ही वो बाएं लेन में होंगे और गाड़ियों के बीच में जाने की कोशिश मत करें, बिकॉज जब गाड़ियों के बीच में जाएंगे, तेज़ जाएंगे, तो वो आपको घर नहीं लेके जाएगा, वो दफ्तर नहीं लेके जाएगा, बल्कि अस्पताल लेके जाएगा। बिल्कुल, और आपकी छोटी सी गलती की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, अपने साथ आप दूसरों को भी महफूज रखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ भी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट्स हम शामिल करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हैं जी डिफरेंट मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं आपने मोबाइल खरीदना है तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है, ये मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं जी मोबाइल रेट्स हमारे पास क्या हैं जी। मोबाइल रेट्स में आपको बताती चलती हूँ कि मोबाइल रेट्स हमारे पास क्या हैं। डिफरेंट मोबाइल रेट्स होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले कि हम मोबाइल रेट्स की तरफ चलें, मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारी रिपोर्टर इस वक्त बार कोमल मौजूद है। जी कोमल। बिल्कुल अना, शहर लाहौर का मौसम गुज़िश्ता रोज़ बहुत ज़्यादा गर्म था, उसकी निस्बत आज मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार और मुतदिल है। अलग सुबह से ही सूरज और बादलों की आगमचोली जारी रहने की वजह से मौसम में खासी तब्दीली देखने में आई है और साथ ही साथ गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। मैं आपको हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बताऊँ तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है और 32% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार जो है वो 7 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हफ्तावार में भी मौसम जो है वो इसी तरह खुशगवार रहेगा, सूरज बादलों की आगमचोली जारी रहेगी, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आएगी। जबकि लाहौर का इक्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी बेहतरी देखने में आई है और 108 रिकॉर्ड किया गया है ओवरऑल। लेकिन कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया का जो इक्वालिटी इंडेक्स है वो 158 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मिज़र है। इसलिए शहरी जो हैं घरों से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाएं, इससे ना सिर्फ वो कोरोना बल्कि बाकी मुतादिद बीमारियों से भी बच सकेंगे। ठीक है कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। फारहान इस वक्त बाहर मौजूद हैं। फारहान, बताइएगा सब्जियां आज किस कीमत में मिल रही हैं, चिकन के रेट क्या हैं, चिकन के रेट में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, अब क्या वजह बताई गई? जी बिल्कुल, मैं टंडन मार्केट में मौजूद हूँ और एक दफ़ा फिर जैसे ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, लॉकडाउन गवर्नमेंट की जानिब से ख़त्म किया गया है, जो मुर्गी की गोश्त की कीमतें उससे पार लग गए हैं। आज भी जो मुर्गी का गोश्त है 7 रुपये महंगा हुआ है, 429 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि जो शहरी यहाँ पर मौजूद है उससे बातचीत की जाए, गुफ्तगू की जाए, उनसे पूछा जाए। आप ये बताइएगा इतना महंगा होगा तो किस तरह खरीदेंगे लोग? मिलता ही नहीं यहाँ पे, ये देखे रोज़ आते हैं महंगा महंगा महंगा, रोज रेट ज़्यादा होता है। जब आए कहते आज 10 रुपये बढ़ गए, आज 10 रुपये बढ़ गए, इसलिए कितना फ़र्क पड़ता है? बड़ा ज़्यादा फ़र्क, 50% का फ़र्क पड़ता है। ये कुछ नहीं बनता यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये खरीदार जो कह रहे हैं कि एक दिन आता है कुछ रेट होता है, दूसरे दिन आता है कुछ और रेट होता है। कोशिश करते हैं कि दुकानदार से पूछें कि रोज़ की वजह क्या बनती है महंगा होने की। अच्छा, दुकानदार है वो कहते हैं कि अब किस तरह बताएं, रोज़ बरोज़ जो मुर्गी का गोश्त है वो महंगा होता है। 2 रोज़ के अंदर जो मुर्गी का गोश्त है वो 19 रुपये महंगा हुआ है और अब जो मुर्गी का गोश्त है 430 रुपये फ़ी किलो के हिसाब, 429 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। तमाम जो साफ़ी गोश्त है वो 500 से 525 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फारहान हमारे साथ मौजूद थे। मीट रेट्स में आपको बताती चलूँ, बीफ पर केजी ज़ैनत शॉप की ये रेट है, अगर आप जाएंगे तो 450 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपये किलो में। और इसके बाद जी मटन पर केजी आपको मिलेगा 1350 रुपये किलो में। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1650 रुपये किलो में। जी तो चिकन के रेट फारहान ने भी बता दिए। जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 296 रुपये में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 429 रुपये किलो। इसके बाद हमारे पास हैं जी एग रेट्स, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। रिटेल प्राइस के मुताबिक मार्केट में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 142 रुपये दर्जन में।
होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो होलसेल से आप 140 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और उसके बाद गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो गोरमे के रेट भी हमारे पास मौजूद हैं जी। आप 141 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, इसके बाद आपको बताते हैं आप बचत कैसे कर सकते हैं अपने अगले सेगमेंट बचत बाजार में। जी तो कौन कौन से ब्रांड हैं जहां पर सेल्स लगी हैं, आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। अब तो मार्केटें वैसे भी खुल गई हैं। क्रॉस कल्चर अप टू 50% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड है जी चैनवन, अगर आप यहां पर जाएंगे तो अप टू 60% ऑफ। रंगजा पे अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद जी बीस्ट्री ब्रांड है, अप टू 50% यहाँ पर ऑफ है। जी तो नाज़रीन, सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं ये तो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। जी तो डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, सेगमेंट्स आपके साथ शेयर किया और जहाँ तक हमने बात की है सेल्स आपको बताने की, तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप जल्दी से बाज़ारों का रुख कर लें। ऑब्वियसली हर किसी का दिल करता है कि वो शॉपिंग करे और वो भी सस्ते कपड़े ख़रीद सके। अगर आपने मार्केटों में जाना है, वैसे तो ऑनलाइन आपके पास शॉपिंग की ऑप्शन भी अवेलेबल है इन सब ब्रांड्स पर, लेकिन अगर आप खुद जाके शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी ये चीज़ है कि आप लोगों ने SOPs को फॉलो करना है और अपने आप को महफूज रखना है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगियाँ महफूज होंगी तो आप मज़ीद भी शॉपिंग कर सकेंगे। साथ ही साथ जो रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है उसका भी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपकी ज़िंदगी को महफूज रखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में सब्र का जो एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए अगर टाइम पे कहीं निकलेंगे, ये सारी चीज़ें साथ ही जुड़ी हैं, कहीं पे भी आपने जाना हो तो आपने टाइम मैनेजमेंट देखनी है। और फिर DG रेस्क्यू साहब ने जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया वो है जी आपने स्पीड मेंटेन करके जाना है। स्पीड मेंटेन करके जाएंगे, आप वक्त के बगैर कहीं लेट भी पहुँच जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ आप यकीनी बना सकेंगे, दूसरों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना सकेंगे। छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं जो कि हमने समझनी होती हैं। फ़िलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। मल्टी टैलेंटेड है, अब वैसे तो वो MBBS 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जो इंटरेस्ट हैं जिसके मुताबिक हमने देखा कि वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना आपको उनसे मिलवाया जाए। ज़बरदस्त केक भी डिज़ाइन करते हैं और इसके साथ साथ फिल्म मेकिंग में भी काम कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कम होते हैं, ये 3 डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। तो हम अपने मेहमान हसीब हाशमी को वेलकम करेंगे और उनसे जान लेंगे कि ये 3 डिफरेंट फील्ड हैं, किस तरह से उनका इंटरेस्ट इसमें आ गया। अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप तो MBBS कर रहे हैं और उसके साथ केक बनाना, और बहुत ही खूबसूरत केक बनाना। मैं अपने कैमरामैन वसीम को कहूँगी कि इनकी कमाल महारत हमारे नाज़रीन को ज़रूर दिखाएं, जिससे हम भी इम्प्रेस हुए। तो हमने कहा कि क्यों ना हम हसीब को अपने शो में बुलवाएं और बताएं कि हमने तो डॉक्टर्स को बहुत कम ही देखा है कुछ ऐसा करते हुए। कैसे आइडिया आया? बेसिकली मेरा शुरू से ही क्रिएटिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा इन रहा हूँ, हमेशा ही क्रिएटिविटी की है शुरू से ही।
तो मुझे इस बार ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग मतलब आई हैव बीन बेकिंग थिंग्स सिंस बहुत पहले से ही, लाइक बहुत छोटे होते ही मैंने शुरू कर दिया था छोटी छोटी चीज़ें बनाना, टार्ट्स बनाना, ये यूट्यूब से देख के, बट मुझसे केक कभी नहीं बनता था। ट्रस्ट मी, मैं जब भी केक बनाना, आपने कहा कि आप केक बनाते मेरा केक खराब होता था। अच्छा। सो लास्ट ईयर मैंने शुरू किया, मैंने कहा आई थिंक मुझे केक पे ही फोकस करना चाहिए। एक दफ़ा केक आ जाए, द मोमेंट आई मेड केक एंड जब मैंने लोगों को कहा कि ट्राई करके दिखाएं कि मैंने कैसा बनाया है, दे ऑल लव्ड इट। और बस उसके बाद फिर मैंने 1 केक पे, 2 केक पे, 3 केक पे फिर शुरू हो गया केक पे केक बनाना, और अल्हम्दुलिल्लाह केक इतना हाथ साफ हो गया कि मुझे नहीं पता अब इसका टेस्ट कैसा है, वो तो मैं खा के बताऊंगी शो के बाद, लेकिन खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, डिजाइन बहुत प्यारा है। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि आपने अगर अपने किसी लव वंस को या फैमिली में किसी को भी कुछ गिफ्ट करना है तो आप कस्टमाइज केक लोग बना रहे हैं, तो ये कैसे डिजाइन कर लेते हैं आप? ये तो बहुत मुश्किल है। बस ये अब जिस तरह का ये जो केक है, इस पे मैंने अपना विपिंग क्रीम का, बटर क्रीम का काम किया हुआ है। अब ये मैंने खुद ही काम शुरू किया, लाइक वॉचिंग ट्यूटोरियल्स देख देख के, तो वो अब खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का करम, मैं कहता हूँ कि हाथ साफ हो गया इसके ऊपर, कि वो इतनी सफाई आने लगी, उनके ऊपर नीटनेस आने लगी खुद ही। तो ये तो नॉर्मल आपके फ्रेश फ्लावर्स हैं, और इसके अंदर मैंने अपना चॉकलेट का जो सीक्रेट रेसिपी है केक की, वो इसके अंदर हिडन है। सीक्रेट रेसिपी है और इसके अंदर हिडन है। अच्छा, रेसिपी जी चेंज होना और टेस्ट इसका अच्छा होना। नॉर्मली इस तरह के केक जो हैं वो देखने में जितने खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं, लोग कहते हैं टेस्ट उनका अच्छा नहीं होता। टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं? नो, टेस्ट मेरा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। ये केक का टेस्ट आपको, आपने बहुत केक खाए होंगे, बट आई बेट यू के इस केक का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। अच्छा हसीब, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी स्टडीज बहुत मुश्किल है, फिर ये भी टाइम टेकिंग काम है, और अगर आप इसको एज अ बिजनेस लेके चले तो फिर तो प्रॉपर टाइम इस पे आपको लगता होगा। कैसे मैनेज करते हैं? मेडिकल के साथ साथ, बिकॉज आपको पता है MBBS टेक टाइम, और अच्छा खासा टाइम लगता है आपको। तो MBBS में साथ करते करते मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, वो मुझे टाइम के एक पूरा स्लॉट देते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ जो कि इस टाइम एक बिल्कुल एक ढाल बन के खड़े हुए हैं। तो वही होता है कि अब जिस तरह की कोई असाइनमेंट आती है, कोई टेस्ट वगैरह आ रहा होता है, अब जैसे हमारे भी पिछले दिनों प्रॉफ चल रहे थे, ये धरने चल रहे थे मेडिकल को लेके, पेपर्स को लेके, तो उन दिनों पे मैंने अपने ज़रा अवॉइड कर लिए थे कि ठीक है अभी मैं अपने ऑर्डर ज़रा कम कर रहा हूँ, इस टाइम तक सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टाइम पे टाइम भी बिल्कुल मैनेज हो जाता है, और उसके साथ साथ मेरा बेकिंग का टाइम भी निकल आता है, ये भी हो जाता है। सही। तो कितना टाइम लगता है एक केक? जिस तरह से मैं देख रही हूँ ये खूबसूरत तो बहुत लग रहा है, लेकिन अब मुझे नहीं पता अब इसको टाइम कितना लगता है। आप एक नॉर्मल केक बना रहे हैं और ये कस्टमाइज केक, लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा टाइम टेकिंग होगा। हाँ जी, बिल्कुल टाइम टेकिंग है। शुरू में मुझे पूरा दिन लग जाता था टाइम करते करते, मतलब आई यूज्ड टू मेक एंटायर केक, और पूरा एक दिन लगता था। और आप अकेले बनाते हैं कि आपकी पूरी टीम? मैं सिर्फ अकेला बनाता हूँ। नहीं, आई एम जस्ट अलोन, मेरी कोई टीम नहीं है। फिर किचन को सफाई भी मैंने करनी होती है, बिकॉज फिर अम्मी की डांट पड़ती है कि किचन को गंद कर दिया तुमने, तो किचन को साफ करना, फिर ये सारा काम करना साथ, तो मुझे टाइम लगता है। बट अब अल्लाह का शुक्र जो कि इट्स बीन अ टाइम, तो अब वो उसके साथ मेरा हाथ बहुत साफ हो गया और वो टाइम बहुत जल्दी कंज्यूम कर लिया। अच्छा, हमने टेस्ट की भी बात कर ली, हमने इसकी खूबसूरती की बात कर ली, कॉस्ट इस पे कितनी आती है? दूसरे जो हम मार्केट से जाके केक खरीदते हैं, क्या ये उससे एक्सपेंसिव होते हैं? नहीं, मैं यही एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आप मार्केट से ले रहे होते हैं, ऑलमोस्ट जो मार्केट रेट आपकी बेकरी से मिल रहे होते हैं केक, ये उसी लेवल पे केक आते हैं आपके। हालांकि दे आर वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट केक, क्योंकि आप कस्टमाइज केक आपको 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार से नीचे नहीं मिलते। बट ये केक जो है ये आपको 1100 का पर पाउंड केक मिल रहा होता है, 11 से 1000 पर पाउंड मिल जाता है। ठीक है। तो यानी कि आप अगर 2 पाउंड का केक लेते हैं तो 2000 में आपका कस्टमाइज केक तैयार है। अच्छा, सही। तो मुझे ये बताएं कि कोई फ्यूचर प्लान है कि आप इसको भी आगे लेके चलेंगे? इंशाल्लाह। अभी डॉक्टर भी बनने जा रहे हैं? जी। अभी ऐसा है कि जो लाहौर में और या पाकिस्तान में जो अब तक चीज़ लॉन्च नहीं हो सकी केक्स को लेके, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ मैं यूनिक लॉन्च करना जा रहा हूँ। अभी आई वॉन्ट शेयर इट ऑन, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही वो ऑन होगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि इट्स गोना बी अ हॉट सेलिंग थिंग। चलें जी, विश यू गुड लक। और ये केक ज़रूर हम ट्राई भी करेंगे, क्योंकि देखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं, हमने अब ये देखना है, बहुत ही खूबसूरत केक है। टेस्ट इनका कैसा है? हसीब तो कह रहे हैं कि इनके टेस्ट पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, तो आप लोग भी ऐसे कस्टमाइज केक जो हैं वो अपने लिए बनवा सकते हैं, अपने प्यारों के लिए बनवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू सो मच हसीब, एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आपने सब चीज़ें प्लान की हैं, हमारी दुआ है कि आप इसमें कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे। अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।